हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पद्मनाभ द्विवेदी। आपको पता ही होगा कि ऐसे आज मॉर्निंग में ही हमने अनाउंसमेंट किया था कि हमारी हिस्ट्री की क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं। स्पेशली वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक जो हमारा हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर, जिसके बारे में हम आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ एन इंट्रोडक्शन का एक वीडियो है, तो बहुत छोटा ही वीडियो रहेगा। और हम इसमें हर वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में बिना डिले हुए करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसी पे ही हम लोग स्टक रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक बार लिखते हैं मौर्य साम्राज्य, जिसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको हम डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य, आई होप ये आपको कलर दिख रहा होगा। ठीक है, एंड इन इंग्लिश ऑल्सो वी यूज टू से मौर्यन एम्पायर। इसको हम इंग्लिश में मौर्यन एम्पायर। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द मीडियम। जो भी हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं एज वेल एज इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के हैं, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आइए राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मौर्यन एम्पायर, सबसे पहले हम टाइमलाइन जान लेते हैं कि आखिर मौर्यन एम्पायर जो एग्जिस्ट किया था उसकी टाइमलाइन क्या थी। तो इसकी टाइमलाइन थी, हम देखते हैं, 322 बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। आई होप हिंदी वाले बच्चे वेरी फेमिलियर होंगे। इसको ईसा पूर्व कहते हैं और ये टाइमलाइन एक्सटेंड था 184 बिफोर क्राइस्ट। टोटल ये जो टाइम पीरियड था समवेयर अराउंड 100 150 साल, 138 साल के आसपास का रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग इसको मैथ के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अराउंड 140 या 138 के अराउंड रहा था। ठीक है, अब इसमें जो वन बाय वन हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से राजा कहाँ से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर की जो नींव पड़ी थी, ध्यान से सुनिएगा, मौर्यन एम्पायर मौर्य साम्राज्य की नींव संस्थापक जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। एंड हमको ये नहीं भूलना है कि जब भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया जाता है तो उनके पीछे एक शख्स का नाम हम जरूर लेते हैं, जो कि सबसे बड़े विद्वान कहे जाते हैं, सबसे बड़े राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। उनका नाम आपको ऑब्वियसली पता होगा, वो कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य को, एक सड़क से उठा के एक भारत की विशाल साम्राज्य का शासक बनाने में। तो आइए हम उसका टाइमलाइन के बाद अब हम देख लेते हैं कि कितने शासक हुए हैं टाइम टू टाइम, हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो उत्तराधिकारी आता है वो था बिंदुसार। ठीक है, अब आता है यहाँ पे बिंदुसार आता है। इज दैट क्लियर? बिंदुसार के बाद इसका जो आता है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को और एक्सटेंड किया, साम्राज्य को और विस्तारित किया पूरे भारत में, ठीक है ना, एक्सटेंड किया, वो था अशोक। फिर अशोक के बाद धीरे धीरे इस मौर्यन साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है, मतलब इरोडेड, दिस एम्पायर इरोडेड स्लो बाय स्लो जस्ट आफ्टर द अशोकाज एम्पायर। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं हमारे दशरथ, इसको आप सभी नोट करते जाइएगा। दशरथ के बाद आते हैं, ठीक है, दशरथ के बाद आते हैं संप्रति। संप्रति के बाद मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, आते हैं संप्रति के बाद शालीशुक, एंड शालीशुक के बाद आते हैं देववर्मन। ठीक है ना, संप्रत के बाद क्या आते हैं? शालीशुक, शालीशुक के बाद आते हैं देववर्मन, और देववर्मन के बाद शतधन्वा। ये हालांकि पहले एग्जामिनेशंस में इस पे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट रिसेंटली फ्यू ईयर से मौर्यन एम्पायर में अगर शासकों से कभी नाम आता है तो दशरथ के बाद के जो एम्परर्स हैं, रूलर्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है, सबसे अंतिम वाला जो शासक था उसके बाद, वो था बृहद्रथ। ठीक है ना, बृहद्रथ था इसका शासक। ठीक है ना, बृहद्रथ, थोड़ा सा इसको
मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है ना? इसका जो नाम था, वो था बृहद्रथ, ठीक है? तो अब हम थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या था, क्योंकि ये शासक पूरे हमारे एंटायर इंडिया में फैले हुए थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है, हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है इनका टाइम पीरियड देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एम्परर चंद्रगुप्त था, इसका टाइम पीरियड है 322 से लेके 298 बिफोर क्राइस्ट तक था। ईसा पूर्व, बीसी इन द सेंस ईसा पूर्व। अब हम आते हैं बिंदुसार के बारे में, तो इसका आता है 298 से लेके 273 तक। लेकिन अशोक के बारे में थोड़ा-सा आपको जानने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अशोक गद्दी पे इसने अपने साम्राज्य को तो हासिल कर लिया था 273 में ही, क्योंकि आंतरिक कलह भी थी। लेकिन मेनली जब ये गद्दी पे बैठता है, तो वो टाइम पीरियड कब का था? 273 से लेके था 232 तक। लेकिन इस शासन पे जब बैठता है, तो वो समय था, इसके सिंहासनारूढ़ होने का जो समय था, वो था ये। और सबके आगे बीसी जरूर लगाना है, बिफोर क्राइस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर क्राइस्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सभी शासक आते हैं 232। इनका टाइम पीरियड उतना क्लियर नहीं है इतिहास के पन्नों में, ठीक है ना? और सबसे लास्ट वाला आपका जरूर आता है कि 184 तक, बिफोर क्राइस्ट तक था। अब इतने शासकों ने पूरे इंटायर भारत में क्या किया था? साम्राज्य किया था। चंद्रगुप्त का नाम इसलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने वाला, अखिल भारतीय साम्राज्य को बनाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त ही था, ठीक है? और चंद्रगुप्त के बाद इसको और एक्सटेंड किया था, जो बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी आया था, अशोक ने, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था, भद्रबाहु इसके गुरु थे। आगे चल के अशोक जो होता है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो इसमें आप देखते रहिएगा। और बिंदुसार ये सभी आजीवक धर्म को मानने वाले थे। तो अब हम ये देखते हैं कि इनका एक्सटेंट कहां से कितना, कहां तक था, ठीक है? तो आइए भारत के मैप में देखते हैं कि कहां से कहां तक था। मैप, मैप, मैप हम आपको दिखाते हैं। मैप हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? चलिए, एक मिनट, हम दूसरे पेज पे इसको दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए। अब हम देखिए, ये तो खैर करंट का है, लेकिन ठीक है, टेलीग्राम पे भी अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसपे भी हमारा एक मैप है, हम उसको भी ले आते हैं, ठीक है? अच्छा, चलिए देखिए, आप ये इंडिया का मैप देखिएगा, ठीक है ना? इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा तो वर्तमान का जो भारत है, वो है, ठीक है? ये हमारे वर्तमान भारत है। अब इसके बारे में ध्यान आपको ये रखना है कि कहाँ से एक्सटेंड कहाँ तक था भारत का। तो देखिएगा, मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंड, हमारा ये पाकिस्तान रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है? इसके बाद ये हमारा रीजन जो है, वो अफगानिस्तान का रीजन था, और इसके बाद तो ये पाकिस्तान का रीजन है, एंड दिस वन इज अफगानिस्तान, और इसके बाद ईरान शुरू हो जाता है। हिंदू कुश की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, जो हमारे भारत का, उस समय जो भारत का एक्सटेंट था, यहाँ पे हिंदू कुश की पहाड़ियां थी, ठीक है ना? यहाँ पे हिंदू कुश की पहाड़ियां थी, जो हमारा लास्ट एक्सटेंट हुआ करता था। तो यहाँ से हिंदू कुश से लेके यहाँ तक भारत, बर्मा तक, और फिर उत्तर से लेके यहाँ, मतलब तमिलनाडु, मतलब कर्नाटक के थोड़ा सा और एक्सटेंट, लास्ट में थोड़े से पार्ट नहीं थे। तो ये हमारा एक्सटेंट हुआ करता था किसका? मौर्यन एम्पायर का। यही आपको सबसे जानना जरूरी होता है। अब इस सीमा का विस्तार आगे चल के अशोक ने और किया था, ठीक है? कहाँ कहाँ किया था, हम इसको आगे अभी देखते हैं। तो आप ये इसको देख लीजिए, इसको बना भी लीजिएगा कि हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेके बर्मा के बॉर्डर तक, और कश्मीर से लेके यहाँ तमिलनाडु तक। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट भारत का दक्षिण में ऐसा था, जो कि अनटच्ड था मौर्यन एम्पायर के लिए, ठीक है? इसको हम आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमारा एक टाइमलाइन हो गया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम ये देख लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर को जानने के जो सोर्सेज हैं, व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर, इसके बारे में बहुत सारे एडिक्ट्स हैं, ग्रंथ हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देख लेते हैं जानने के स्रोत। जानने के स्रोत,
हाँ, जानने के स्रोत। चलिए ठीक है। आइए जानने के स्रोत देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत। कहाँ-कहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इज़ इट क्लियर? कहाँ-कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो हम देखते हैं जानकारी जो मिलती है, हमें साहित्यिक ग्रंथों से मिलती है। हालाँकि मिलती तो और भी बहुत सारी चीज़ों से है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक ग्रंथों से। इसमें जो सबसे पहले आता है वो बौद्ध ग्रंथों से मिलता है, बौद्ध साहित्यों से। बौद्ध साहित्यों में आता है सबसे पहले हम देखेंगे दीपवंश, एंड देन ठीक आता है महावंश, एंड द लास्ट दिव्यावदान। दिव्यावदान आता है, ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। दीपवंश को ऐसे लिखिएगा, ठीक है? ये तो बौद्ध ग्रंथ था। फिर जैन ग्रंथ से कहाँ से मिलता है? फिर उसके बाद हम देखते हैं जैन ग्रंथ में क्या मिलता है? जैन ग्रंथों से जैन ग्रंथों से मिलता है भगवती कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु के द्वारा रचित था, कल्पसूत्र से मिलता है। कल्पसूत्र। अब देखिए यहाँ पे एक नाम आता है भद्रबाहु का, तो जो भी भद्रबाहु का नाम आएगा तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त का जैन गुरु यही था, भद्रबाहु था, जो कल्पसूत्र की रचना किया था। फिर उसके बाद आते हैं जैन धर्म के बाद आते हैं सांस्कृतिक या ब्राह्मण ग्रंथ से। अगर हम बात करें सांस्कृतिक ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथ से, तो इसमें एकमात्र आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से बहुत कुछ जानकारी मिलती है हमको, ठीक है? और उसके बाद आता है हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन। हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन। हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन। ये इतने सारे हमें स्रोत मिलते हैं किसको जानने के? मौर्यन साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर को जानने के, ये सभी मिलते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और ग्रंथ है जिसको हम जाते हैं मुद्रा राक्षस का, मुद्रा राक्षस के द्वारा विरचित या रिटन है, जो है वो है विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस है। हाँ, एक्चुअली उस उल्टा मैंने बताया, विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस एक नाटक है, ठीक है? ये सारी चीजें। अब ये तो हमारे जो देश में ये सभी लोग थे, मतलब ये हमारे खुद के देश से ही संबंधित हैं स्रोत। कुछ ऐसे स्रोत भी मिले हैं जो बाहर से भी मिले हैं, जैसे कि मेगास्थनीज, जो कि एक दार्शनिक यात्री था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा आया था भारत में। मेगास्थनीज, ठीक है? मेगास्थनीज का नाम आप ध्यान देखिएगा, ठीक है? मेगास्थनीज। इसकी जो रचना है इंडिका, जरूर से नाम लिखिएगा, इंडिका, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। इट इज रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें इसने भारत के उन सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में क्या किया है, वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है। स्पेशली अगर हम देखें कि क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस मौर्यन एम्पायर के किस सिटी का या किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा उसने किया है, तो आता है पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र, जिसको आज के समय में पटना कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा वर्णन किया है, ठीक है? तो इस तरह से हमने आज की क्लासेस में क्या-क्या देखा, जो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। हम धीरे-धीरे इसको और डिटेल में ले चलेंगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आफ्टर कवरिंग द एंटायर टॉपिक ऑफ द मौर्यन एम्पायर, वी विल आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन पेपर आल्सो। व्हिच क्वेश्चन पेपर? दोज हु हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस, जो बड़े एग्जामिनेशन हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और हम क्वेश्चन कुछ फ्रेम भी करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके लिए पूछे जाएंगे। तो आज का टॉपिक था हमारा मौर्यन एम्पायर, जिसको हमने पूरा कवर किया। फिर हमने जानने के स्रोत देखे, एक्सटेंड देखा। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।